आप क्या कर सकते हैं कि दुकानदार को बोल सकते हैं कि सर, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कृपा करके आप इसे बेचिए और लोगों को बताइए कि ये अच्छा क्यों है। असल में ये महंगा नहीं है, बल्कि सही रेट है, क्योंकि ये बिना किसी नुकसान करने वाले केमिकल के इस्तेमाल से बना है। लेकिन क्या दुकानदार आपकी मदद करेंगे? दुकानदार की दुकान में वैसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। दुकानदार ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि बहुत सारे विकल्प दे पाएं ग्राहक को। वो ग्राहक को विकल्प देता है प्रोडक्ट रेंज देकर। ग्राहक जो ज्यादा खरीद रहे होते हैं उसका वो दोबारा ऑर्डर लगा देता है, और जिसे ग्राहक नहीं खरीदते उन प्रोडक्ट्स को ज्यादातर दुकानदार वापस कर देते हैं। दुकानदार मेहनत लगाएंगे, लेकिन वहां पर जहां उनका मार्जिन ज्यादा हो। मतलब कि मान लो अगर आपकी 500 रुपए की कोल्ड क्रीम बिक्री करके उन्हें 100 रुपए बचते हैं, लेकिन एक दूसरी कोल्ड क्रीम 500 रुपए में बिक्री करके उन्हें 250 रुपए बचते हैं, तो वो कौन सी कोल्ड क्रीम बिक्री करने में मेहनत करेगा? वो जिसमें 250 रुपए बचेंगे, उसे बेचने में वो ज्यादा मेहनत करेगा, न कि जिसमें सिर्फ 100 रुपए बचेंगे। और वो अपनी जगह कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि उन्हें किराए, वेतन इत्यादि भी तो देने होते हैं। अब मतलब आप चाहते हैं कि दुकानदार आपका प्रोडक्ट बेचे, तो आप 2 तरीके अपना सकते हैं। एक, प्रोडक्ट का रेट सस्ता कर दीजिए ताकि ग्राहक आपका प्रोडक्ट खरीदे और आप दुकानदार को फायदा भी ज्यादा दे पाएं। लेकिन ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप गुणवत्ता कम करेंगे, और अगर गुणवत्ता कम करेंगे तो आप में और बाकी कंपनियों में फर्क नहीं रहेगा। गुणवत्ता में फर्क नहीं रहेगा तो बड़ी कंपनियां आपको हरा देंगी। 2, आप दुकानदार को फायदा ज्यादा दे दो प्रोडक्ट का रेट बढ़ाकर, लेकिन उस स्थिति में भी आपका प्रोडक्ट कम बिकेगा, क्योंकि दुकानदार को ज्यादा फायदा देने के लिए जैसे ही आप रेट बढ़ाएंगे, आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाएगा दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले, और आपका रेट पहले से ही महंगा था उसकी गुणवत्ता की वजह से। तो आप फंस गए। अब रेट कम तो गुणवत्ता कम करनी होगी, जो कि गलत होगा, और फायदा दुकानदार को ज्यादा देंगे तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो आप फंस गए। और यह है वितरण की पारंपरिक विधि की सबसे बड़ी कमजोरी, जिसकी वजह से न जाने कितनी बहुत अच्छी कंपनियों को बंद होना पड़ गया। अब भी आपके पास एक रास्ता बचता है, विज्ञापन वाला, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट का बड़े पैमाने पर विज्ञापन करते हैं ताकि ग्राहक खुद जाकर दुकानदार से आपका प्रोडक्ट मांगे। तो फिर दुकानदार को आपका प्रोडक्ट रखना और बेचना पड़ेगा, चाहे फायदा कम हो। इससे दुकानदार को भी फायदा ही होता है, क्योंकि अब मात्रा ज्यादा निकल जाएगी विज्ञापन की वजह से प्रोडक्ट की। लेकिन क्या करोड़ों का विज्ञापन करना सभी के लिए संभव है? एक स्टार्टअप के लिए तो यह करना बहुत मुश्किल होगा। मतलब वितरण की पारंपरिक विधि की सभी ऐसी कमियों की वजह से जरूरत थी एक ऐसे प्रोडक्ट वितरण के तरीके की जो छोटी कंपनियों को भी मदद कर सके ब्रांड बनने में, अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा हो तो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वितरण की पारंपरिक विधि का इस्तेमाल उन कंपनियों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, क्योंकि उससे अच्छा तरीका है वितरण का, जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। मुश्किलें पारंपरिक विज्ञापन के साथ। हम पारंपरिक विज्ञापन फिल्मी सितारों से कराते हैं या किसी और से। एक तो फिल्मी सितारे पैसा लेते हैं और दूसरे टेलीविजन रेडियो वाले। फिल्मी सितारे या टेलीविजन रेडियो वाले सभी बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं विज्ञापन के लिए। करोड़ों रुपए लेने के बाद कोई फिल्मी हीरो कितना भी बोल दे कि एबीसी कंपनी की कार लो, लेकिन जब आप एबीसी की कार लेने जा रहे हो और उसी समय आपके कुछ खास दोस्त या परिवार के सदस्य बोल दें कि एबीसी की कार मत लेना, जीएचआई कंपनी की कार लेना, क्योंकि उसमें समस्या नहीं होती है और कार भी बहुत अच्छी होती है, तो आप कौन सी कार लेंगे? 81% संभावना इस बात की है कि आप जीएचआई की कार लेंगे। अगर आपके 4 दोस्त या परिवार के सदस्य आपको मना कर दें किसी प्रोडक्ट के लिए, तो 81% संभावना होती है
कि आप वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे और जिसकी वो तारीफ कर रहे होंगे आप वो ले लेंगे। दोस्तों और परिवार के सदस्यों का हमारे निर्णय पर 81% तक असर होता है। फिर करोड़ों रुपए देना फिल्मी सितारे को कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि उससे प्रोडक्ट में एक बहुत बड़ी विज्ञापन की लागत जुड़ जाती है। इसको आगे और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। वितरण का पारंपरिक तरीका आत्महत्या के बराबर है नई कंपनियों के लिए, जिनके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं लेकिन पैसे नहीं हैं। जैसा कि हमने देखा कि वितरण के पारंपरिक तरीके में कैसे प्रोडक्ट अच्छे होने के बाद भी कंपनियां बंद हो जाती हैं, तो प्रोडक्ट के वितरण का एक नया रास्ता अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी ऐसी कंपनियों के लिए जिनके प्रोडक्ट अच्छे थे और जायज रेट पर थे, जिसके तहत उनके प्रोडक्ट्स आगे ग्राहकों तक पहुंचाए जा सके। साथ में साधारण प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी भी बहुत ज्यादा परेशान थी इस 3-3 महीने के उधार वाली चीज की वजह से, जो वितरण के पारंपरिक तरीके में होता है, जिसकी वजह से उन्हें भी जरूरत थी एक अलग वितरण का तरीका अपनाने की, जहां ये उधार वाली समस्या ना हो, ताकि वो कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचकर पैसा जल्दी पा सकें और जल्दी आगे बढ़ सकें। मैंने वर्ष 2014 में NSIC से टॉयलेट पेपर मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स किया था। जब मैं दिल्ली के महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से MBA कर रहा था, तो शुरू से अंत तक मैंने बहुत गंभीर होकर उस कोर्स को किया। मैंने ये सोचा था कि MBA समाप्त होते ही मैं टॉयलेट पेपर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दूंगा। मैंने ब्रांड का नाम तक सोच लिया था। जैसे ही कोर्स खत्म हुआ, मैं बहुत सारे टॉयलेट पेपर मशीन के मैन्युफैक्चरर्स से मिला और मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने मुझे उस व्यापार को शुरू करने से रोक दिया। मुझे कोर्स में बताया गया था कि 5 लाख रुपए में यह व्यापार शुरू किया जा सकता है। दरअसल लगभग 2 लाख रुपए की मशीन थी। बाकी किराए और कर्मचारियों का वेतन सब कुछ मिलाकर 5 लाख रुपए में हमें समझाया गया था कि यह टॉयलेट पेपर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा सकती है। तो मैंने सोचा कि इतना तो मैं आराम से कर लूंगा। लेकिन जब मैं वितरण वाले लोगों से मिला तो पाया कि इस इंडस्ट्री में 90 दिनों का कम से कम उधार चलता है और 90 दिन तक की सप्लाई मुझे नियमित देनी होगी, जो आराम से लगभग 30 लाख रुपए का उधार हो जाता। उधार वाले इस नियम की वजह से 5 लाख रुपए का व्यापार प्लान कम से कम 35 लाख रुपए का हुआ। तो मैंने विचार छोड़ दिया, क्योंकि 35 लाख रुपए का इंतजाम कर पाना मेरे लिए उस समय बहुत मुश्किल था। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे ये उधार का जाल पता नहीं कितने व्यापार खा जाता है। अगर मैं गलती से 5 लाख रुपए में शुरू कर देता और बाद में मेरे पास 30 लाख रुपए और नहीं होते, तो 100 में से 90% चांस ये था कि मेरे 5 लाख रुपए भी डूब जाते। आपको नहीं लगता ये उधार अगर खत्म किया जा सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा नई कंपनियों के लिए, और सबसे ज्यादा उन कंपनियों के लिए जिनके पास प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन ज्यादा पैसे नहीं हैं। बी, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? अगर एक कंपनी वितरण के पारंपरिक तरीके से प्रोडक्ट को बेचती है तो उसका प्रोडक्ट अच्छा होकर भी बिक्री नहीं होती, क्योंकि आखिर में सब कुछ निर्भर हो जाता है दुकानदार और ग्राहक पर। जैसा कि हमने पहले विस्तार में समझने की कोशिश की थी कि दुकानदार उसी को बेचने में मेहनत करेगा जिसमें उसको फायदा ज्यादा हो या जिसकी मांग ज्यादा हो। अच्छे प्रोडक्ट पर फायदा ज्यादा देने के लिए या तो प्रोडक्ट का रेट कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा या तो गुणवत्ता कम करनी होगी ताकि बनाने की लागत कम की जाए। दोनों ही सूरतों में कंपनी का नुकसान है। गुणवत्ता कम तो ब्रांड के लिए सही नहीं, कीमत और अधिक बढ़ाएं तो महंगा हो जाएगा, जो कि फिर से ग्राहक के लिए सही नहीं। ग्राहक प्रोडक्ट खरीदने के लिए सिर्फ 3 तरीके से फैसला लेता है। पहले से इस्तेमाल करने वाला, सस्ता या जिसकी पैकेजिंग अच्छी हो,
नई कंपनी का प्रोडक्ट अगर अच्छी गुणवत्ता का होगा, सही रेट में, तो वो तीनों श्रेणियों में नहीं आएगा। तो अब अच्छे प्रोडक्ट वाली कंपनी क्या करे कि उसका प्रोडक्ट बिक जाए? तो एक ही रास्ता बचता है कि ग्राहकों के पास कंपनी खुद जाए और उनको समझाए क्यों उनकी कंपनी के प्रोडक्ट ग्राहक को लेने चाहिए। बिना किसी विज्ञापन तो अब प्रोडक्ट बिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे कितना भी अच्छा हो। और विज्ञापन के लिए चाहिए पैसा, बल्कि विज्ञापन से तो खराब प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं। पहले से तो अब कंपनी को बहुत अच्छे विज्ञापन करवाने होंगे जो अच्छे तरीके से प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में समझा पाए। ग्राहक को इस तरह से समझाना एक बहुत महंगा तरीका है। तो सही यही है कि सीधा ग्राहक के पास जाएं और उसे ही समझाएं। जब अच्छे तरीके से ग्राहक को मिलकर प्रोडक्ट्स के बारे में समझाया जाएगा तो प्रोडक्ट्स के बिकने की उम्मीद बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर ग्राहक को पता चल जाए कि सामग्री जिससे वो प्रोडक्ट बना है ऑर्गेनिक है या बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली है, तो अब ग्राहक वो प्रोडक्ट खरीद सकता है, क्योंकि सभी को अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, लेकिन रेट उचित होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से प्रोडक्ट्स को बेचना कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा समय लेने वाली प्रक्रिया बन जाती है। एक कंपनी कितने ग्राहकों तक खुद सीधे पहुंच सकती है? ऐसी प्रॉब्लम का हल मिला जब कंपनियों ने एक स्मार्ट निर्णय लिया। कंपनियों ने सोचा कि वितरण के पारंपरिक तरीके में और विज्ञापन में जो 60 से 70% मूल्य बढ़ जाता था, कंपनियों को वो यहां बच रहा था। लेकिन प्रोडक्ट बिकने की गति बहुत धीमी थी। तो गति तेज करने के लिए कंपनियों ने फैसला किया कि वो भी 60 से 70% वितरण करेगी, लेकिन अलग तरह से। कंपनियों ने अपने ग्राहकों को ही बोला कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट से खुश हो और उसे बढ़ावा देते हो, तो एक अच्छे तरीके से हम आपको 60 से 70% वितरण करेंगे। ग्राहक से ग्राहक बनाना, और इस काम के लिए ग्राहक को पैसे देना है नेटवर्क मार्केटिंग। चलो मान लेते हैं कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट के मूल्य का 60% ग्राहकों में बांटना चाहती है। यहां अगर कंपनी सारा 60% सीधा सिर्फ एक ग्राहक को दे दे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बिका है, तो ग्राहक तो खुश हो जाएगा और कंपनी भी। लेकिन इसमें दरअसल ग्राहक को नुकसान होगा बहुत बड़ा। नहीं समझे? चलिए समझाते हैं। मान लेते हैं कि कंपनी ने सुमित को प्रोडक्ट बेचा और सुमित ने अब सोचा कि वो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। मान लो सुमित के सुझाव से अमित ने प्रोडक्ट खरीद लिया। अमित के प्रोडक्ट खरीदते ही मान लेते हैं कि 500 रुपए के प्रोडक्ट पर 300 रुपए कंपनी ने सुमित को दे दिए। मतलब कंपनी ने कोई तरीका नहीं बनाया नेटवर्क का और सीधा 60% पैसे दे दिए स्पॉन्सर को। इससे एक नुकसान है बहुत बड़ा, जरा ध्यान से समझते हैं। अब मान लो कि अमित के सुझाव से रोहित भी प्रोडक्ट खरीद लेता है, तो उस बिक्री का भी 500 रुपए में से 300 रुपए अमित को मिल जाएगा, क्योंकि अब अमित स्पॉन्सर है रोहित का। कंपनी को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि 60% ही बांटना था और वो अमित को दे दिया। लेकिन अब सुमित को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उसे एक भी पैसा नहीं मिला रोहित का, क्योंकि कंपनी तो हाथों हाथ सारा पैसा सिर्फ स्पॉन्सर को ही दे देती है। तो इस वजह से स्पॉन्सर के लिए कुछ भी नहीं बचता देने को। तो इसका मतलब अगर सभी रुपए एक साथ स्पॉन्सर को ही दे दिए जाएं, तो सभी ग्राहक पारंपरिक विक्रेता की तरह ही बन जाएंगे और जिसके सुझाव से जितनी बिक्री होगी उसे उसका पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके ग्राहक ने आगे किसी और ग्राहक को प्रोडक्ट बिक्री किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यह भी एक एक्टिव काम हो जाएगा, क्योंकि जिस महीने या हफ्ते बिक्री नहीं हुई, आपके सुझाव से उस महीने या हफ्ते आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब चाहे आप 1000 ग्राहक खुद बना दो अकेले, आपको एक बार पैसा मिलेगा, लेकिन अगर वो 1000 ग्राहक आगे 10,000
या 10 लाख ग्राहक बनाते हैं, उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर कभी अपनी टीम के काम कर नहीं कमा पाता, बल्कि आपका ग्राहक ही आपका प्रतियोगी बन जाएगा अगली बिक्री में। तो मान लीजिए सुमित ने अमित को ग्राहक बनाया। अब सुमित और अमित दोनों रोहित को जानते हैं, तो वो दोनों अब एक टीम की तरह काम नहीं करेंगे, बल्कि दोनों लड़ेंगे कि रोहित को कौन पहले सुझाव देकर बिक्री करेगा, क्योंकि पैसे तो उसी को मिलेंगे, दूसरे को नहीं। ना ही कोई टीम में काम की भावना आएगी, ना लोग कभी भी टीम में काम करेंगे। टीम के काम का फायदा नहीं मिलेगा तो असलियत में इससे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को नुकसान होगा। तो सही यही होगा कि एक साथ बिक्री का सारा पैसा सीधा स्पॉन्सर को न दिया जाए, बल्कि लेवल के हिसाब से वितरित किया जाए। कुछ नेटवर्क संरचना बनाई जाए और फिर उसके हिसाब से पे आउट दिया जाए। मतलब सुमित के सुझाव से अगर अमित प्रोडक्ट खरीदे तो सुमित को पैसा मिले, लेकिन जब अमित के सुझाव से रोहित प्रोडक्ट खरीदे तब भी सुमित का फायदा हो। तो अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग तरह से पैसा बांटने का तरीका बनाया, जैसे कि कुछ बाइनरी से, तो कुछ जनरेशन से, तो कुछ किसी और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने लगी अपने पे आउट मार्जिन को। अपने अकेले के काम का 100% आपकी 1000 लोगों की टीम के काम के 5% से बहुत कम हो सकता है। मान लो आप अकेले 100% काम करके 1 लाख रुपए कमाते हो, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि अपना 100% रख लो, मतलब 1 लाख रुपए, या फिर 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कमाने वाली 1000 लोगों की टीम की कमाई का 5%, तो आप क्या लोगे? 1000 लोगों की टीम की कमाई का 5%। अगर आपकी टीम में 1000 लोग हैं जिनकी कमाई 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है, तो उन सब की कमाई का 5% हो जाएगा 100 स्टार 100 000 स्टार 0.05, यानी 50 लाख रुपए, जो कि आपकी अकेले की कमाई से 50 गुना अधिक होगा। इसका मतलब यह ज्यादा सही होता है कि पैसा एक साथ न डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बल्कि एक स्ट्रक्चर बनाकर पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इससे फायदा डिस्ट्रीब्यूटर का ही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप 2 चीजें कमाते हो, एक इंसान, 2 पैसा। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कंपाउंडिंग की ताकत का लाभ मिल जाता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कमाई करना, पहले से की गई कमाई से। आपकी कमाई है नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे और इंसान। मतलब आपके सुझाव से अगर 10 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा तो आपने एक तो पैसे कमाए 10 लोगों के प्रोडक्ट खरीदने से, और साथ में आपने दूसरी कमाई ये की कि 10 लोगों को भी कमा लिया। ये 10 लोग जो आपने कमाए हैं, यही आपको कंपाउंडिंग का मजा दिलाएंगे। अब इन 10 लोगों के सुझाव से आगे अगर 100 लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं तो भी पैसा आएगा आपको। मतलब आपकी सीधी कमाई थी आपके खुद के 10 लोग, और जो आपने पैसे कमाए इन 10 लोगों के प्रोडक्ट खरीदने से। अब जब ये 10 लोगों की वजह से आगे 100 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा, और तभी आपको पैसा मिले, इसको कहते हैं कमाई से कमाई करना, मतलब कंपाउंडिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ताकत फ्रेंचाइजिंग की भी मिलती है, जिसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आपकी टीम में 1000 लोग हैं, लेकिन काम सिर्फ 100 ही कर रहे हैं, तब भी आपको पैसा मिलेगा। मतलब आपकी पैसिव आय शुरू हो जाती है। सी, पैसिव आय की जरूरत क्या है? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 78% लोगों का मन न नौकरी में होता है न व्यापार में। वो नौकरी और व्यापार दोनों सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें घर चलाना है। समाज ने ज्यादातर यही 2 विकल्प दिए हैं लोगों को पैसा कमाने के। इसलिए 78% लोग खुश नहीं हो पाते अपनी पूरी जिंदगी में, क्योंकि वो लोग पैसा कमाने के लिए चाहे नौकरी करें या व्यापार, दोनों ही मन को मार कर करते हैं बिना किसी रुचि के।
उनकी रुचि है नृत्य, गायन, कविता, ट्रैवलिंग आदि में, लेकिन बेच रहे हैं वो म्यूचुअल फंड या फिर कहीं दुकान खोली हुई है। इससे क्या होता है कि पैसा कमाने के बाद भी लोग खुश नहीं रह पाते अपनी पूरी जिंदगी में, क्योंकि जब तक हम वो नहीं करते जो हमारी रुचि का ना हो, हम सही मायने में खुश नहीं रह सकते। लेकिन यह भी बहुत ध्यान देने की बात है कि जिंदगी के अलग अलग चरणों पर आपकी रुचि बदल सकती है। जैसे मेरी एक दोस्त है जिसकी रुचि एक समय बहुत ज्यादा नृत्य में थी, लेकिन जब उसने नृत्य किया कुछ साल तो उसने पाया कि उसकी रुचि असल में योग में ज्यादा है। आज वो सिर्फ योग करती है और योग के साथ ही लोगों की मदद भी करती है और वो बहुत खुश भी है। अगर आपको रुचि का काम करना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले एक ऐसी कमाई का साधन बनाओ जहां से आपको पैसे आते रहें, ताकि आपकी दैनिक जरूरतें पूरी होती रहें। तभी आप अपनी रुचि का काम आराम से कर पाएंगे, क्योंकि फिर आपकी रुचि का काम करके आपको पैसे आए या ना आए, आप खुश रहेंगे, क्योंकि रुचि वाला काम आप खुश रहने के लिए कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप रुचि का काम कर रहे हैं लेकिन आपके पास खाने तक के पैसे न बचे। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे पता लगाएं कि जो वो कर रहे हैं उसमें उनकी रुचि है या नहीं है। तो आप सभी पता लगा सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आपकी रुचि का काम है या सजा। आप लोग जब आपकी पसंद का कोई खेल खेलते हैं तब आपको कैसा लगता है? अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो जब आप उसे 6 घंटे लगातार खेलते हैं तो आपको फील्ड पर पसीना आता है, आप मिट्टी में गंदे हो जाते हैं, साथ ही आपकी बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का भी इस्तेमाल होता है। फिर भी आप उस क्रिकेट के खेल को खेलने के बाद कैसा महसूस करते हैं? ताजा एहसास करते हैं या चेहरा उतरा हुआ होता है? आप असल में ताजा महसूस करते हैं और आपका मन करता है अगले दिन भी ऐसा ही एक और क्रिकेट का खेल हो जाए तो मजा आ जाएगा। उसी तरह से आपको यह सोचना है कि आप जब अपनी नौकरी या व्यापार से बाहर निकलते हैं शाम को 6 बजे तो आपको कैसा महसूस होता है। अगर आपका मन वैसी ही आवाज करता है जैसे क्रिकेट खेलने के बाद अगले दिन करता है तो कल फिर से आएंगे और खेलेंगे, मजा आएगा। तो आप सही जगह पर हो। मतलब आपने देखा होगा हर ऑफिस में 2-4% ऐसे लोग होते हैं जो हंसते हुए बाहर आते हैं और खुश होते हैं अगले दिन दोबारा ऑफिस आने के लिए और काम करने के लिए। तो अगर आप उन 2 से 4% लोगों में से हैं तो आप सही जगह पर हैं।